सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने। एडिटिव चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, और जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज कूलॉम्स लॉ। यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ फोर्सेस के बारे में है। ठीक है, सो आज फोर्सेस के बारे में हमको यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करना है। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। सो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि चार्ज की जो पोलैरिटी है वो क्या है। मतलब आपने प्लस प्लस चार्ज प्लेस किया तो अट्रैक्टिव होगा, माइनस माइनस प्लेस किया तो भी वो अट्रैक्टिव होगा। इफ आपने प्लस माइनस प्लेस किया तो वो रिपल्सिव हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर मैं इतना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो डायग्राम कैसे बनेगी? देखो ये एक चार्ज है q1 और r दूरी पे दूसरा चार्ज ले लेता हूं मैं q2। नाउ वी डोंट नो द पोलैरिटी ऑफ q1 एंड q2, दैट्स व्हाई यहां पे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव आया हुआ है। ठीक है, सो चार्ज q1 एंड q2 आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r यूनिट है। वी डोंट नो एग्जैक्ट यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। सो r दूरी पे ये दोनों चार्जेस को हमने प्लेस किया। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये भी ध्यान में रखना, ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। हर एक चार्ज पे आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस separated by distance r is directly proportional to product of the magnitude of their charges। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, then force F is directly proportional to product of magnitude of charges। so magnitude of charges है यहाँ पे q1 and q2। so q1 q2 को मल्टीप्लाई किया and directly proportional। similarly in next statement उन्होंने बोला है and inversely proportional to square of distance between them। so F is inversely proportional to square of distance between them। now if I combine both the equation, then F is proportional to q1 q2 divided by r square। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। so F is equal to k q1 q2 divided by r square। now k जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इसको हम बोला करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है k इंटू एप्सिलॉन नॉट, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो ये k लिखा है, देखो ये k और ये k डिफरेंट है। आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसको कैपिटल के ले लिया है तो इसको स्मॉल के ले लो। ठीक है, सो ये जो k है इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये नाम हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बार बार इसका यूज करेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था μ2 एग्जैक्टली सेम है ये k। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड पेन से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, सो फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं ये k का वैल्यू यहां रिप्लेस करूं तो F का आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये जो कूलॉम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, ये फोर्स का फॉर्मूला वैलिड होता है तब जब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम है। मतलब ये दोनों को चार्ज जो आपने प्लेस किया है वो किसी मीडियम में प्लेस किया है और उसका परमिटिविटी आपको पता है।
इफ इन केस कि मैंने इसको फ्री स्पेस में प्लेस किया है, मतलब मैं इन दोनों के बीच में मीडियम का यूज नहीं करता, ठीक है, तो अगर ये फ्री स्पेस में है तो आप उसी को लिखोगे फॉर फ्री स्पेस फॉर फ्री स्पेस ये जो एप्सिलॉन है उसको आप रिप्लेस करोगे के एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, एंड जो के होता है इसका वैल्यू होता है 1 फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, और फ्री स्पेस की जगह आप वैक्यूम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वैक्यूम। तो एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई। अब देखो आपने एप्सिलॉन को रिप्लेस किया के एप्सिलॉन नॉट से और के की जगह 1 पुट कर दिया तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो आंसर इज एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो ये फोर्स का फॉर्मूला है जब आप दो चार्ज को प्लेस करोगे वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। ये फोर्स का फॉर्मूला है जब आप दो चार्जेस को प्लेस करोगे किसी मीडियम में, ठीक है, फ्री स्पेस में नहीं होगा वो, ठीक है। सो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि दो लाइक चार्जेस कंसिडर करने हैं। यहां पे अज्यूम कर लो पॉइंट ए है जहां पे चार्ज है q1 और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए। दूसरा पॉइंट है बी जहां पे चार्ज है q2 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। देखो दोनों चार्जेस लाइक होने चाहिए, ठीक है, दोनों लाइक है। ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये ओरिजिन है। सो ओरिजिन से मैंने इनको कंसीडर किया। आप चाहो तो पॉइंट ए का डिस्टेंस r1 कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट बी का डिस्टेंस r2 कंसीडर कर सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसकी जरूरत फिलहाल हमको तो नहीं है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहले चार्ज q1 को प्लेस किया पॉइंट ए पे, चार्ज q2 को प्लेस किया पॉइंट बी पे। हम थोड़ा सा पहले वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर, यहां पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि अगर वेक्टर AB है, ये लाइन वेक्टर हो गया वेक्टर AB, तो आप इसी को लिख सकते हो वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है, पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में। अब नेगेटिव साइन आप कॉमन निकाल लो, तो अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हो तो आंसर आएगा माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो माइनस वेक्टर बी ए, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर ए बी जो है वो माइनस वेक्टर बी ए के बराबर होता है। पहला तो पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इसी को मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर ए बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको वेक्टर के ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट आपके ध्यान में है तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो देखो इन दोनों को मिटा देता हूं। अब पहले मैं निकालता हूं यहां पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं F12 से। अब मैं यहां पे वेक्टर फॉर्म निकाल रहा हूं, ठीक है। Q1 पे फोर्स, इस पे ये Q2 जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका वैल्यू क्या होगा वो मुझको निकालना है, बट इन वेक्टर फॉर्म। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, मतलब ये इसको रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। मतलब किसके अलोंग लेके जाएगा, वेक्टर BA के अलोंग लेके जाएगा, BA, ठीक है। सो F12 इज रिटन एज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं पूरा सिस्टम फ्री स्पेस में है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू वेक्टर BA यूनिट वेक्टर BA, ठीक है। यूनिट वेक्टर BA से आपने मल्टीप्लाई किया सो दैट इसका डायरेक्शन पता चले कि F12 किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो टू फाइंड द डायरेक्शन हमको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वेक्टर से, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर हम यहां पे लिख सकते हैं
F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू BA वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA। ठीक है, नाउ देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो R है, तो आप यहां लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ BA, और मैग्नीट्यूड ऑफ BA जो है वो AB के मैग्नीट्यूड के बराबर भी होगा, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ AB भी यहां लिख सकते हो सेम एज R। तो इसको अगर मैं यहां रिप्लेस करूं, सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू BA वेक्टर डिवाइडेड बाय R, R into R क्यूब, सो आंसर इज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, देखो यहां BA वेक्टर लिखा है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वेक्टर BA इज रिटन एज माइनस वेक्टर AB। वेक्टर BA को मैं लिख सकता हूं माइनस वेक्टर AB, सो यहां लिख लेंगे हम लोग माइनस वेक्टर AB। अब ये नेगेटिव साइन बाहर, सो माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इनटू AB वेक्टर, ये हो गया F12। ठीक है, F12 इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं फोर्स F21, ठीक है, सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब मुझको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 से, सेकेंड चार्ज पे फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पे फोर्स इज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू, अब दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस है, Q1 Q2 को रिपेल करेगा और वो जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग वेक्टर AB जाएगा। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे AB यूनिट वेक्टर से। ठीक है, सो F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू, फिर से यहां पे यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लगाओ, सो ये हो जाएगा वेक्टर AB अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, और थोड़ी देर पहले ही मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB को R लिया था, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर AB। ठीक है, ये है F21 वेक्टर, लेकिन इसका आप राइट हैंड साइड देखो और इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड देखो, नेगेटिव साइन को छोड़ के पूरा सेम है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे एक्सर्ट करेगा, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, पेयर। ठीक है, सो जितना फोर्स Q1 एक्सर्ट करेगा Q2 पे उतना ही फोर्स Q2 एक्सर्ट करेगा Q1 पे। देखो इसमें से बहुत सारी स्टेप आप कट भी कर सकते हो, ये कुछ कम स्टेप में भी आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, सो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all forces on that charge taken one at a time। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है the individual forces are unaffected due to presence of other charges। इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अज्यूम कर लो कि यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे दूसरा चार्ज है Q2 और यहां पे तीसरा चार्ज है Q3। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 ये मैं अज्यूम कर लेता हूं R13। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 ये मैं अज्यूम कर लेता हूं R12। ठीक है। अब अगर मैं Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, सपोज कि जो Q1 पे फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑन Q1, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन Q1, इसको मैं ले लेता हूं F1 और ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो Q1 पे फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू Q2 एंड Q3, तो आपको एट अ टाइम Q2 कंसीडर करना है, Q3 को आप नेग्लेक्ट कर दो। सो Q1 पे फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू Q2। ठीक है। सो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं F12 से, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू Q2, वो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर। मतलब ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि पूरा सिस्टम वैक्यूम में है, सो इसलिए यहां ε0 आ गया। चार्ज थे दोनों Q1 Q2, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12 का स्क्वायर। ठीक है। F13 ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। देखो जब मैं F13 कैलकुलेट कर रहा हूं तब मैं Q2 को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अब सिस्टम में दो ही चार्ज है, यहां पे अगर आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो आंसर आएगा 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर। ठीक है। सो ये हो गया F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया F13 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू Q3। इन दोनों को ऐड करूंगा अगर मैं, तो मुझको मिलेगा F। सो F इज इक्वल टू हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13। ठीक है। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये। ठीक है। सो ये जो सम है ना, ये वेक्टर सम है, ये भी ध्यान में रखना। ये जो सम है ये वेक्टर सम है। ठीक है। ये नॉर्मल सम नहीं है। सो ये है वेक्टर सम। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इंडिविजुअल चार्ज पे। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आप Q2 पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले आप ड्यू टू Q1 कैलकुलेट करोगे। ठीक है। एंड जब आप ड्यू टू Q1 कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद आप Q1 को नेग्लेक्ट करोगे और ड्यू टू Q3 कैलकुलेट करोगे। तो यहां भी दो फोर्स है, दोनों को आप ऐड कर दोगे। अगर आप Q3 पे कैलकुलेट करोगे तो आप ड्यू टू Q2 कैलकुलेट करोगे, तब आप Q1 को नेग्लेक्ट करोगे, और जब आप Q1 ड्यू टू Q1 कैलकुलेट करोगे तब आप Q2 को नेग्लेक्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से निकाला जाता है सिस्टम ऑफ, इस टाइप से निकाला जाता है इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है। और ये होता है सुपरपोजिशन। So now if I generalize the previous concept and consider n number of charges Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn, ठीक है, are the charges, ठीक है, एंड मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं Q1 पे फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है। देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं इज F1। ठीक है। अब F1 का जो वैल्यू है, अब जब आप ड्यू टू Q2 कैलकुलेट करोगे तब आप सारे फोर्स को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो Q1 और Q2 पे तो मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। सिमिलरली जब आप Q3 पे कैलकुलेट करो, Q1 पे फोर्स ड्यू टू Q3 कैलकुलेट करोगे तो रिमेनिंग अदर चार्जेस वर नेग्लेक्टेड,
सो आंसर आएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर, है ना। अगर मैं Q4 की वजह से Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 का स्क्वायर। अगेन R14 इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q4, ठीक है। सिमिलरली डॉट 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 डॉट, अगर मैं nth चार्ज की वजह से कैलकुलेट करता हूं फोर्स ऑन Q1, देन Q2 Q3 अप टू Qn-1, सारे फोर्सेस का इफेक्ट आप नेग्लेक्ट करोगे, सारे चार्जेस का फोर्स जो हो रहा है उसके इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट करोगे, एंड आंसर इज 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे ना कुछ क्वांटिटीज कॉमन है, जैसे कि Q1 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q2 बचेगा अपॉन में R12 का स्क्वायर, देन Q3 बचेगा अपॉन में R13 का स्क्वायर, देन Q4 अपॉन में R14 का स्क्वायर, देन डॉट 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 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो ये इंडिविजुअल चार्जेस के सम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो मैं इंडिविजुअल सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, ये डिस्क्रीट क्वांटिटी में काउंट होगा क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जब आप बहुत सारे टर्म को ऐड करते हो तो वहां पे यूज करते हो एक सिंबल का Q1 अपॉन में 4πε0 समेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो वेरिएबल क्या है, 2 3 4 डॉट 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 अप टू n, यानी कि जो जो वेरी हो रहा है उसको आप i से रिप्रेजेंट कर दो। सो 2 यहां पे चेंज हो रहा था इसलिए मैंने इसको लिख दिया QI, ठीक है। अपॉन में और कहां पे चेंजेस हो रहे हैं, R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, 1 यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, स्क्वायर भी सेम है, बस उसके 1 के साइड वाला जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, 2 3 अकॉर्डिंग टू Q, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे R1I और यहां भी आ जाएगा स्क्वायर। अब ये जो I है वो कहां से कहां जा रहा है, 2 से जा रहा है अप टू n, तो इसलिए यहां पे आप लिखोगे I is equal to 2 to n, ये मिल जाएगा आपको फोर्स F1, ठीक है। ऐसे ही आप फोर्स F2 कैलकुलेट कर सकते हो, किस पे, Q2 पे, ड्यू टू Q1 Q3 Q4 एंड ऑल अदर चार्जेस। सिमिलरली आप Q3 पे कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे Q4 पे, और इन सब का जब आप वेक्टर एडिशन करोगे तो आपको पूरे सिस्टम का फोर्स मिलेगा, और ये फोर्स है Q1 पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सिस्टम पे फोर्स कैलकुलेट किया करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो हम इस पे डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक।